बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से ऑनलाइन परीक्षाओं पर 16-18 यानी 16-17-18 या फिर 2024 तक के जो एग्जाम हुए हैं उन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं साइंस पोर्शन के जिसमें क्वेश्चन आने हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा देखिएगा। इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने प्लेलिस्ट में इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे पॉइंट वाइज जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है। तो आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है ये क्वेश्चन है। तो आमाशय से भोजन का निकास किया जाता है, ठीक। इसको नियंत्रण की प्रक्रिया आमाशय में होती है, भोजन को निकालने की प्रक्रिया। फिर है लार का एमाइलेज को खंडित करता है। लार में जो एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है वह किसको खंडित करता है, तो स्टार्च को खंडित करता है। यहाँ पर हो जाएगा स्टार्च। फिर इसके बाद है कि ट्रिप्सिन पित्त रस, अमाशय रस, लार तथा अग्नाशयी रस में से किसमें उपस्थित होता है। ट्रिप्सिन नाम का ये जो है यहाँ पर एंजाइम ये किसमें होता है, तो अग्नाशयी रस में होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम थे, अमाशय रस, ट्रिप्सिन पित्त रस, लार और अग्नाशयी रस। तो अग्नाशयी रस में जो है ट्रिप्सिन उपस्थित होता है। अमाशय से भोजन का निकास एक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उस पेशी का नाम बताना है। तो उस पेशी का नाम है अवरोधनी पेशी। यहाँ पर देख सकते हैं अवरोधनी पेशी। आमाशय से भोजन का निकास एक अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना। साबुन का इमल्सीकरण, एल्कोहल का स्टीरीकरण, ग्लूकोज का किण्वन और जल का इट्रोफिकेशन में से किसके समान होते हैं। ये सभी साबुन का इमल्सीकरण के समान ही ये प्रक्रियाएं होती है जो आपने ऊपर देखा। इसमें पित्त रस में वसा की बड़ी गोलिकाएं जो होती हैं उनको छोटी गोलियों में खंडित किया जाना, यानी वसा को पाचन क्रिया करना, इमल्सीकरण करना, एल्कोहल का स्टीरीकरण, ये तमाम है साबुन का इमल्सीकरण के ही समान होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये चीज आपको बतानी है। भोजन में असंतृप्त वसा युक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ, नीचे बताऊंगा। फिर जंतु में वसा संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, सही है कि नहीं है। फिर है संतृप्त वसा युक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये सभी जो है यहाँ पर देख सकते हैं सभी सही हैं। जंतु में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, संतृप्त वसा युक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ये सभी सही हैं, ठीक। फिर कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है, उसका नाम बताना है। जिगर ये सबसे विशालतम ग्रंथि होती है। फिर कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो हमारी छोटी आंत में जो है ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इनका एक दूसरा नाम भी है दीर्घरोम और रसांकुर, इनको छोटी आंत कहते हैं। फिर है आमतौर पर सभी खनिजों को हम से प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा भोजन, जो हमारे खनिज तत्व होते हैं शरीर के लिए आवश्यक वो भोजन से मिलते हैं। फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा कितनी होती है, तो 4 किलो कैलोरी होती है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं पर पूछा गया है। फिर पित्त का मुख्य कार्य यहाँ पर बताना है क्या होता है। पित्त जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है, तो पित्त का प्रमुख कार्य होता है पाचन के लिए वसा को पायसी करना। जो वसा होता है उसमें पित्त मिलेगा, वसा पिघलेगा, तो ये पायसीकरण करना ये पित्त का प्रमुख काम होता है। फिर यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो यहाँ पर आमाशय से निकलता है, ये पेप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है ये काम करना बंद कर देगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं।
तो खनिज पदार्थ जो होते हैं ये जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखेंगे वसा से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी और प्रोटीन से मिलती है, लेकिन ये खनिज पदार्थ जो होते हैं इनसे ऊर्जा का कोई मतलब नहीं होता है, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। फिर इलियम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर परीक्षाओं पे आप देखे होंगे। तो इलियम क्या है? छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जिसको इलियम कहते हैं। फिर है दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों के द्वारा इस्तेमाल अणु क्या कहलाता है? तो इस्तेमाल अणु जो होता है वो वसा होता है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वसा। फिर है छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी और अग्नाशय में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये रसधानी जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होती है। बाकी छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गया, अग्नाशय, इसमें पाचन की क्रिया होती है। फिर अमाशय में दूध का फटना की प्रक्रिया के कारण होता है, किसके कारण? अमाशय में दूध फट जाए तो ये रेनिन के कारण होता है। राइट आंसर है रेनिन के कारण होता है। फिर है शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता के लिए होती है, तो हमें शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए यहाँ पर, तो सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि के लिए। फिर शरीर में भोजन का भाग नहीं पचता है, कौन सा भाग नहीं पचता है जो हम भोजन करते हैं? तो भोजन का सेलुलोज भाग जो है नहीं पचता है, यहाँ पर सेलुलोज हो जाएगा। ठीक। फिर है कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल यानी वसा से इसका संबंध होता है। वसा की मात्रा अधिक होगी तो कोलेस्ट्रॉल होगा, जिससे हार्ट संबंधी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ पर देखेंगे कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तो अक्सर आप गर्मियों के समय में जब एनर्जी खत्म हो जाती है, पसीने के माध्यम से ज़्यादा निकल जाता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, तो इसका उत्तर हो ग्लूकोज। कोशिकाओं में तत्काल एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज मिलना चाहिए हमारे शरीर को। फिर लार में मौजूद एंजाइम का नाम बताना, तो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, यहाँ पर देख सकते हैं टाइलिन नाम का एंजाइम जो कि लार में उपस्थित होता है, हमारे पाचन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर है जठरी पाचन प्रभावी ढंग से होता है। जठरी पाचन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में प्रभावी काम करता है, जठरी पाचन हमारे शरीर के अंदर। फिर किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? तो ये होते हैं वसा श्रेणी के यौगिक जो होते हैं ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित, यानी वसा से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। फिर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पर उसका नाम बताना है। तो ये जो यकृत होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर है भोजन के माध्यम से शरीर में पहुँचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर तक पहुँच जाता है। पीएच का स्तर कितना पहुँच जाता है? 2 पहुँच जाता है, 2। यहाँ पर देखिए अगर भोजन के माध्यम से शरीर में कोई कीटाणु आहार के साथ पहुँच जाएगा तो वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि यहाँ पीएच होता है 2, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर पीएच कितना होता है? 2 होता है, यानी अम्लीय होता है। फिर गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जब गैस बन जाती है, जूस पीते हैं तो गैस वहाँ जो है तो हमको आराम मिलता है। तो 1 से लेकर 3 तक, 7 के अंदर अगर होगा तो अम्लीय होगा और ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। 1 से 2, 1, 2, 3 ये। फिलहाल जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच है 1 से 3 होता है। फिर पेप्सिन पाचन करता है किस चीज़ का? उदर में प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन। पेप्सिन, टिप्सिन ये सभी हैं, लेकिन पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीनों का पाचन करता है। कहाँ पर? उदर में। पित्त का उत्पादन कहाँ पर होता है? पित्त रस जो होता है शरीर के अंदर, तो पित्त का उत्पादन यकृत में होता है। फिर आहार नली में पेशी संकुचन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन बोलते हैं जो आहार नली में पेशी संकुचन होता है। फिर आहार का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत होता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपने देखा है ये सभी पहले से आए हुए क्वेश्चन है, और आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इससे आपको अंदाजा हो गया कि ये बार बार रिपीट होते हैं।
हर परीक्षाओं पर लगभग इसमें जितने क्वेश्चन आप देखे हैं 5 से 6 क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये आपके सफलता में सहयोग करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर देंगे।